प्रश्न, उदार लोकतंत्र क्या है? प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, वास्तविक लोकतंत्र या पश्चिमी लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो प्रतिनिधि लोकतंत्र की संरचना को उदार राजनीतिक दर्शन के सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। इसकी विशेषता कई अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच चुनाव, सरकार की विभिन्न शाखाओं में शक्तियों का पृथक्करण, एक खुले समाज के हिस्से के रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में कानून का शासन, निजी संपत्ति के साथ एक बाजार अर्थव्यवस्था, सार्वभौमिक मताधिकार और समान सुरक्षा है। सभी लोगों के लिए मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। व्यवहार में प्रणाली को परिभाषित करने के लिए उदार लोकतंत्र अक्सर सरकार की शक्तियों को चित्रित करने और सामाजिक अनुबंध को स्थापित करने के लिए संहिताबद्ध या असंहिताबद्ध संविधान का सहारा लेते हैं। संविधान के उद्देश्य को अक्सर सरकार के अधिकार की सीमा के रूप में देखा जाता है। एक उदार लोकतंत्र विभिन्न और मिश्रित संवैधानिक रूप ले सकता है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, जापान, नॉर्वे, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम या एक गणतंत्र फ्रांस, भारत, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका हो सकता है। इसमें एक संसदीय प्रणाली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, एक राष्ट्रपति प्रणाली इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली फ्रांस हो सकती है। उदार लोकतंत्रों की तुलना अनुदार लोकतंत्रों और तानाशाही से की जाती है। उदार लोकतंत्र की उत्पत्ति और इसका नाम ज्ञानोदय के युग से जुड़ा है। राजशाही और अभिजात वर्ग का समर्थन करने वाले पारंपरिक विचारों को सबसे पहले प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के एक अपेक्षाकृत छोटे समूह द्वारा चुनौती दी गई थी, जिनका मानना था कि मानवीय मामलों को तर्क और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सभी लोगों को समान बनाया गया है और इसलिए राजनीतिक प्राधिकार को महान रक्त, ईश्वर से कथित विशेषाधिकार प्राप्त संबंध या किसी अन्य विशेषता के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है जो एक व्यक्ति को दूसरों से श्रेष्ठ बनाने का आरोप लगाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सरकारें लोगों की सेवा करने के लिए अस्तित्व में है, इसके विपरीत नहीं। और कानून उन लोगों पर भी लागू होना चाहिए जो शासन करते हैं और साथ ही शासित लोगों पर भी लागू होने चाहिए, एक अवधारणा जिसे कानून के शासन के रूप में जाना जाता है। इनमें से कुछ विचार 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में व्यक्त किए जाने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक जॉन लॉक जैसे प्रमुख दार्शनिकों ने रचनाएं प्रकाशित की जो यूरोपीय महाद्वीप और उससे आगे तक फैली। इन विचारों और विश्वासों ने अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विस्तार की अवधि के बाद उदार लोकतंत्र दुनिया में एक प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था बन गया। उदार लोकतंत्र शक्तियों के पृथक्करण, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और सरकार की शाखाओं के बीच जांच और संतुलन की प्रणाली पर जोर देता है। कम से कम 2 सतत, व्यवहार्य राजनीतिक दलों वाली बहुदलीय प्रणाली उदार लोकतंत्र की विशेषता है। यूरोप में उदार लोकतंत्रों में राज्य के नियमबद्ध होने के महत्व पर जोर देने की संभावना है, यानी एक ऐसा राज्य जो कानून के शासन के सिद्धांत का पालन करता है। सरकारी प्राधिकार का प्रयोग वैध रूप से केवल लिखित, सार्वजनिक रूप से प्रकट किए गए कानूनों के अनुसार किया जाता है जिन्हें स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपनाया और लागू किया जाता है। कई लोकतंत्र नगरपालिका, प्रांतीय और राष्ट्रीय सरकारों, उदाहरण के लिए जर्मनी, जहां संघीय सरकार मुख्य विधायी जिम्मेदारियां संभालती है और संघीय लैंडर के बीच शासकीय शक्तियों को विभाजित करके दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक इनपुट को बढ़ाने के लिए संघवाद का उपयोग करते हैं, जिसे शक्तियों के ऊर्ध्वाधर पृथक्करण के रूप में भी जाना जाता है। उदार लोकतंत्रों की विशेषताएं बढ़ी हुई राजनीतिक स्थिरता, कम भ्रष्टाचार, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर जैसे बेहतर स्वास्थ्य संकेतक से जुड़ी है। उदार लोकतंत्र की उत्पत्ति और इसका नाम यूरोपीय 18वीं शताब्दी से जुड़ा है, जिसे ज्ञानोदय के युग के रूप में भी जाना जाता है। उस समय अधिकांश यूरोपीय राज्य राजशाही थे, जिनकी राजनीतिक शक्ति राजा या अभिजात वर्ग के पास होती थी। प्राचीन काल से ही लोकतंत्र की संभावना पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया राजनीतिक सिद्धांत रहा है और व्यापक रूप से माना जाता है कि लोगों की बदलती इच्छाओं के कारण लोकतंत्र अपनी नीतियों में स्वाभाविक रूप से अस्थिर और अराजक होगा। आगे यह माना गया कि लोकतंत्र मानव स्वभाव के विपरीत था, क्योंकि मनुष्य को स्वाभाविक रूप से दुष्ट, हिंसक माना जाता था और उन्हें अपने विनाशकारी आवेगों पर लगाम लगाने के लिए एक मजबूत नेता की आवश्यकता होती थी। कई यूरोपीय राजाओं का मानना था कि उनकी शक्ति ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई थी और उनके शासन करने के अधिकार पर सवाल उठाना ईशनिंदा के समान था। इन पारंपरिक विचारों को सबसे पहले प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के एक अपेक्षाकृत छोटे समूह द्वारा चुनौती दी गई थी, जिनका मानना था कि मानवीय मामलों को तर्क और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सभी लोगों को समान बनाया गया है और इसलिए राजनीतिक प्राधिकार को महान रक्त, ईश्वर से कथित विशेषाधिकार प्राप्त संबंध या किसी अन्य विशेषता के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है जो एक व्यक्ति को दूसरों से श्रेष्ठ बनाने का आरोप लगाता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सरकारें लोगों की सेवा करने के लिए अस्तित्व में है, इसके विपरीत नहीं। और कानून उन लोगों पर भी लागू होना चाहिए जो शासन करते हैं और साथ ही शासित लोगों पर भी लागू होने चाहिए, एक अवधारणा जिसे कानून के शासन के रूप में जाना जाता है। इनमें से कुछ विचार 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में व्यक्त किए जाने लगे।
मैग्ना कार्टा में नए सिरे से रुचि पैदा हुई और 1628 में अधिकार याचिका और 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के पारित होने से विषयों के लिए कुछ स्वतंत्रताएं स्थापित हुई। एक राजनीतिक दल का विचार 1647 की पुटनी बहस के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकारों पर बहस करने वाले समूहों के साथ बना। अंग्रेजी नागरिक युद्ध 1642 से 1651 और 1688 की गौरवशाली क्रांति के बाद अधिकारों का विधेयक 1689 में अधिनियमित किया गया, जिसे संहिताबद्ध किया गया कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं। विधेयक में नियमित चुनावों की आवश्यकता, संसद में बोलने की स्वतंत्रता के नियम निर्धारित किए गए और राजा की शक्ति को सीमित कर दिया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उस समय के लगभग पूरे यूरोप के विपरीत शाही निरपेक्षता प्रबल नहीं होगी। इससे समाज में व्यक्तियों की स्थिति और सम्राट के संबंध में संसद की बढ़ती शक्ति के संदर्भ में ब्रिटेन में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक उस समय के प्रमुख दार्शनिकों ने रचनाएं प्रकाशित की जो यूरोपीय महाद्वीप और उसके बाहर भी फैली। इन दार्शनिकों में सबसे प्रभावशाली में से एक अंग्रेजी अनुभववादी जॉन लॉक थे, जिन्होंने अपने सरकार के 2 ग्रंथों में राजशाही निरपेक्षता का खंडन किया था। लॉक के अनुसार व्यक्तियों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के बदले में अपनी कुछ स्वतंत्रताओं का समर्पण करते हुए एक राज्य के साथ एक सामाजिक अनुबंध में प्रवेश किया। लॉक ने आगे कहा कि सरकारें केवल तभी वैध होती है जब वे शासितों की सहमति बनाए रखती है और नागरिकों को अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने का अधिकार है यदि वह सरकार उनके हितों के खिलाफ काम करती है। इन विचारों और विश्वासों ने अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया, जिसने उदारवाद के दर्शन को जन्म दिया और सरकार के ऐसे रूपों की स्थापना की जिन्होंने प्रबुद्ध दार्शनिकों के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का प्रयास किया। जब पहले प्रोटोटाइप उदारवादी लोकतंत्रों की स्थापना हुई, तो उदारवादियों को स्वयं एक अतिवादी और खतरनाक सीमांत समूह के रूप में देखा गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को खतरा था। उदारवाद और लोकतंत्र का विरोध करने वाले रूढ़िवादी राजतंत्रवादियों ने खुद को पारंपरिक मूल्यों और चीजों के प्राकृतिक क्रम के रक्षक के रूप में देखा और लोकतंत्र की उनकी आलोचना सही साबित हुई जब नेपोलियन बोनापार्ट ने युवा फ्रांसीसी गणराज्य का नियंत्रण ले लिया, इसे पहले फ्रांसीसी साम्राज्य में पुनर्गठित किया और विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। अधिकांश यूरोप में अंततः नेपोलियन की हार हुई और यूरोप में उदारवाद या लोकतंत्र के आगे प्रसार को रोकने के लिए पवित्र गठबंधन का गठन किया गया। हालांकि उदार लोकतांत्रिक आदर्श जल्द ही सामान्य आबादी के बीच व्यापक हो गए और 19वीं शताब्दी में पारंपरिक राजशाही को निरंतर रक्षात्मक और वापसी पर मजबूर होना पड़ा। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटिश साम्राज्य के डोमिनियन उदार लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं बन गए। कनाडा में जिम्मेदार सरकार 1840 के दशक में शुरू हुई और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पुरुष मताधिकार और गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित संसदीय सरकार 1850 के दशक से स्थापित की गई और महिला मताधिकार 1890 के दशक से प्राप्त किया गया। सुधारों और क्रांतियों ने अधिकांश यूरोपीय देशों को उदार लोकतंत्र की ओर बढ़ने में मदद की। उदारवाद एक सीमांत राय बनकर रह गया और राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल हो गया। इसी समय कई गैर उदारवादी विचारधाराएं विकसित हुई जिन्होंने उदार लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया और इसे अपना बना लिया। राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, पारंपरिक राजशाही अधिकाधिक हाशिए पर चली गई और उदार लोकतंत्र अधिकाधिक मुख्यधारा बन गया। 19वीं सदी के अंत तक उदार लोकतंत्र अब केवल एक उदार विचार नहीं रह गया था, बल्कि कई अलग अलग विचारधाराओं द्वारा समर्थित विचार था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदार लोकतंत्र ने सरकार के सिद्धांतों के बीच एक प्रमुख स्थान हासिल किया और अब राजनीतिक स्पेक्ट्रम के विशाल बहुमत द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। हालांकि उदार लोकतंत्र को मूल रूप से प्रबुद्ध उदारवादियों द्वारा आगे रखा गया था, लोकतंत्र और उदारवाद के बीच संबंध शुरू से ही विवादास्पद रहा है और 20वीं शताब्दी में इसे समस्याग्रस्त बना दिया गया था। अपनी पुस्तक फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन ए लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में जैस्पर डूमेन ने कहा कि उदार लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता और समानता आवश्यक है। अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदार लोकतंत्र बार बार किसी भी विकल्प की तुलना में मौलिक रूप से बेहतर प्रणाली, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से साबित हुआ है और वह दीर्घावधि में लोकतंत्र अधिक से अधिक प्रचलित हो जाएगा, हालांकि इसे अस्थायी झटके झेलने पड़ सकते हैं। शोध संस्थान फ्रीडम हाउस आज उदार लोकतंत्र को केवल चुनावी लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है जो नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.